हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि मानव ग्रंथि वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और यहां से दोस्तों आपको वन लाइनर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मैंने अपने चैनल पर हिस्ट्री का पूरा पोर्शन करवा दिया है, उसके अलावा दोस्तों बिहार स्पेशल का मैंने आधा पोर्शन करवा दिया है। और अब दोस्तों आपकी साइंस चल रहा है, जो कि साइंस भी आपका आधे से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इसी वीडियो को हम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में सफलता सुनिश्चित करने चाहते हैं तो मैं एक दोस्तों सिलेक्टेड बंदा हूं। मेरे 85 मार्क्स थे और मुझे पश्चिमी चंपारण दोस्तों मुझे डिस्ट्रिक्ट मिला है। अगर आप भी दोस्तों मेरी तरह बीपीएससी टीआरई 4 में एक टीचर बनना चाहते हैं तो आप मेरे अनुभव का यूज कर सकते हैं मात्र 200 रुपये में। 200 रुपये में दोस्तों मैं आपको अपने खुद के नोट्स दूंगा जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है, प्लस उन्हीं 200 रुपये में दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेल्फ मेड क्विज करवाऊंगा और प्लस उसी 200 रुपये में मैं खुद के बनाया हुआ दोस्तों मैं आपको मॉक टेस्ट भी लूँगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ मात्र आपको ओनली ऑन आपको 200 रुपये में मिल रहा है, मात्र आपको 200 रुपये में मिल रहा है। अगर दोस्तों आपको ये सब चाहिए तो 160 लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 160 लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के दोस्तों इस वीडियो के कमेंट में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में मैं अपना आपको नंबर भी बताऊंगा, उस नंबर पे भी दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बाकी बातें दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे चलते चलते करेंगे। तो दोस्तों कल हमने बात की थी अंतःस्रावी ग्रंथियों की, कल हमने बात करी थी जिसमें दोस्तों आपके लैंगरहैंस की दीपिकाएं आपके रह गई थी। ये दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों लैंगरहैंस की दीपिका पादुकोण नहीं, देखिए द्वीपका। ठीक है, ये दीपिका पादुकोण वाली नहीं है। अब देखो जो लैंगरहैंस की दोस्तों आपकी जो दीपिका हैं वो एक्चुअली में आपके अग्नाशय ग्रंथि का ही एक भाग होती हैं, यानी पैनक्रियाज का ही दोस्तों ये एक भाग होती है। इसमें दोस्तों आपकी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और आपके गामा कोशिका। ठीक है, तीनों कोशिकाओं का अपना अलग अलग रोल है। और दोस्तों तीनों कोशिकाएं दोस्तों क्या करती हैं कि अपने अलग अलग दोस्तों ये क्या करती हैं, अलग अलग हार्मोन भी, अलग अलग एंजाइम भी दोस्तों ये आपके निकालती हैं। तो ये कैसे कैसे एंजाइम निकालती हैं वो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों अल्फा कोशिका जो होती है वो दोस्तों ग्लूकागोन नामक आपकी हार्मोन निकालती है। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकालती है जो कि दोस्तों ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ऐसे दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रमुख है बीटा कोशिका दोस्तों क्या करती है, बीटा कोशिका एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकालती है। आप सबने ये पेपर में देखा होगा और आप सबने दोस्तों इसके बारे में सुना होगा। इंसुलिन की कमी से दोस्तों शरीर में रोगी को मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है अल्प श्रवण से। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज। मधुमेह को दोस्तों कहते हैं डायबिटीज। यानी अगर दोस्तों अगर बीटा कोशिका है, बीटा कोशिका हर किसी की बॉडी में है। अगर वो बीटा कोशिका दोस्तों अगर आपके इंसुलिन नामक जो हार्मोन है अगर उसका कम मतलब कर रही है निर्माण, कम उसका निर्माण कर रही है, तब रोगी के शरीर में डायबिटीज मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जाते हैं गामा कोशिका पर। तो गामा कोशिका है कि सोमेटोस्टैटिन नामक एक हार्मोन निकालती है जो कि दोस्तों आपकी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी है, और ये दोस्तों ये आपके कौन सा है, आपके सोमेटोस्टैटिन। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अल्फा कोशिका से दोस्तों हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन, वो हार्मोन आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। लेकिन जो बीटा कोशिका से जो आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है ये दोस्तों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। मतलब दोनों अपोजिट है। अल्फा कोशिका बीटा कोशिका एकदम अपोजिट है। अल्फा कोशिका दोस्तों ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, लेकिन बीटा कोशिका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। ठीक है, दोनों का दोस्तों आपको याद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको जो लैंगरहैंस की दोस्तों आपकी जो दीपिका है उसकी खोज दोस्तों आपके एनाटोमिस्ट पाल लैंगरहैंस ने की थी। ये दोस्तों एक जर्मन चिकित्सा विज्ञानी थे।
ठीक है, इन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम रख लिया। अब बात करते हैं आपके दोस्तों मिश्रित ग्लैंड्स की। मिश्रित ग्लैंड्स दोस्तों कौन कौन सी हैं? तो मिश्रित ग्लैंड्स बात करते हैं सबसे पहले अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो आपकी यकृत हो जाएगी, आपकी लीवर हो जाएगी, आपकी जिगर हो जाएगी। ठीक है, तो मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय ग्रंथि की दोस्तों लंबाई लगभग 6 इंच होती है। ठीक है, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए दोस्तों इसमें रस निकलता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन दोस्तों तीनों का दोस्तों ये पाचन करती है, पाचन करने में ये सहायक है। इसके अलावा अग्नाशयी रस को पूर्णपाचक रस भी, अग्नाशयी रस को पूर्णपाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो दोस्तों, ये तीनों को पचाने में सहायक होती है, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं? पूर्णपाचक रस भी कहते हैं। आपको दोस्तों इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं अब दोस्तों आपकी जो अग्नाशयी रस होता है दोस्तों 3 प्रकार का हार्मोन वहाँ पे रिलीज करता है, आपके एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इन तीनों से ही आपको बीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों ये वीडियो आपकी 1 to 5 एंड 6 to 8 बोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। अगर आप जूनियर के भी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए देखने के लिए एकदम 100% सही है वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों हम बात करें एमाइलेज क्या है। तो एमाइलेज दोस्तों क्या करता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। देखो दोस्तों सीधा सीधा आपसे पूछता है एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है। ठीक है, तीनों दोस्तों अपने अलग अलग हैं। तो एमाइलेज क्या करता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, अब देखो लार वाला जो एमाइलेज होता है स्टार्च को तोड़ता है। दोस्तों एमाइलेज 2 प्रकार का होता है, एक तो आपको जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ता है, और आपके जो लार में पाया जाता है एमाइलेज वो दोस्तों आपके स्टार्च को तोड़ता है। दोनों का अलग अलग मेथड, दोनों आप अच्छे से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं ट्रिप्सिन। अब दोस्तों हम आ जाते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, और दोस्तों प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में दोस्तों ये बदल देता है, छोटी आंत में पाया जाता है। ये आपके दोस्तों छोटी आंत में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या है? वसा को तोड़ता है। लाइपेज आपके वसा को तोड़ता है, अग्नाशय, मुंह और पेट में ये बनता है। ठीक है दोस्तों, आपके लाइपेज जो आपके हार्मोन है वो दोस्तों आपकी पानी में घुलनशील है, वो दोस्तों आपकी पानी में घुलनशील है। लाइपेज दोस्तों आपकी क्या है? पानी में घुलनशील है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो प्रकृति होती है, पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे जो मिश्रित दोस्तों ग्रंथि से जो निकल रहे हैं ये दोस्तों आपके क्या है? ये दोस्तों आपके एंजाइम है, ये दोस्तों आपके एंजाइम है। ठीक है, तो देखो लाइपेज वसा को तोड़ता है, अग्नाशय, मुंह और पेट में बनता है, पानी में दोस्तों ये घुलनशील होता है, और इसके अलावा लाइपेज की जो प्रकृति होती है वो दोस्तों अम्लीय भी होती है और दोस्तों आपकी क्षारीय भी होती है। दोनों प्रकार की दोस्तों इसकी प्रकृति होती है, आपको पता होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं यकृत, लीवर। यकृत की बात करते हैं, लीवर। तो दोस्तों यकृत जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं, हम लोग दोस्तों इसको जिगर भी कहते हैं, हम लोग इसको लीवर भी कहते हैं, हम लोग दोस्तों इसको जिगर भी कहते हैं। दोस्तों इसका जो वेट होता है वो लगभग 1.5 किलो होता है। इसका दोस्तों जो वेट होता है वो लगभग कितना होता है? 1.5 किलो होता है। अब बात करते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और लीवर पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसके अलावा पित्तरस, जो दोस्तों पित्तरस बनता है वो दोस्तों इसी लीवर से स्रावित होता है, और मतलब पित्तरस का जो दोस्तों स्रवण होता है वो आपके लीवर से ही होता है, यकृत से होता है, और जबकि पित्तरस दोस्तों आपके पित्ताशय में स्थित रहता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर से लगभग 600 ml पित्तरस डेली स्रावित होता है, और पित्तरस का काम होता है दोस्तों वसा को तोड़ना पित्तरस का काम होता है, जबकि पित्तरस में दोस्तों कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस में दोस्तों कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, जैसे कि आपने देखा कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज दोस्तों पाचक एंजाइम है, तीनों के तीनों पाचक एंजाइम है। ठीक है,
पित्तरस दोस्तों कोई भी पाचक एंजाइम नहीं है। साधारण मनुष्य के शरीर में डेली 600 ml आपके पित्तरस बनता है। आमाशय से दोस्तों यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में स्टोर रहता है। कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है पित्तरस में, आपको ये बात याद रखनी है। यकृत का दोस्तों कार्य क्या होता है? यकृत का कार्य होता है शरीर से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को निकालना, प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। कौन करता है? आपके यकृत, लीवर करता है। ठीक है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है लीवर। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से कौन अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? आपको दे दे अग्नाशय, यकृत, ठीक है दोस्तों, आपको दे दे लार ग्रंथि, आपको दे दे, या XYZ कौन सी भी ग्रंथि दो, अधिवक्र आपको ग्रंथि दे दे, पीनियल ग्रंथि दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में एक्सचेंज कर देता है। इसके अलावा ADEK को अवशोषण में पित्तरस की अहम भूमिका। देखो दोस्तों आपके ADEK आपके क्या है दोस्तों? देखो जल में घुलनशील कौन से हैं? B और C विटामिन। ऐसी ADEK विटामिन दोस्तों कौन से हैं? ADEK दोस्तों विटामिन आपके हैं आपके वसा में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADEK, इनके अवशोषण में पित्तरस एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक। इसके अलावा दोस्तों जो भ्रूण में जो RBC का निर्माण होता है, मानव जो आपकी जो शिशु का भ्रूण जो पेट में होता है, महिला के पेट में दोस्तों जो शिशु का भ्रूण होता है, उसमें RBC का निर्माण करता है कौन? आपके यकृत के द्वारा जो दोस्तों निकलता है, उससे आपके भ्रूण में RBC का निर्माण भी होता है। ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला पेज खत्म हो गया, अब हम आते हैं दूसरे पेज की तरफ। चलिए दोस्तों और बताऊं दोस्तों इसके बारे में, मैं आपको और बताऊं यकृत के बारे में। चलिए दोस्तों विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है यकृत दोस्तों, विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। पित्तरस भोजन को सड़ने से रोकता है। हेपेरिन नामक हार्मोन बनाता है दोस्तों। यकृत ही आपके हेपेरिन नामक आपके हार्मोन बनाता है दोस्तों। इसका कार्य क्या होता है? देखो दोस्तों हमारे शरीर में जो भी ब्लड है वो दोस्तों लिक्विड फॉर्म में है, तो हमारे शरीर में दोस्तों वो जमता नहीं है। आपने देखा होगा -डिग्री टेम्परेचर में भी दोस्तों आदमी सरवाइव करता है, उसका ब्लड नहीं जमता है। लेकिन -डिग्री में दोस्तों पानी जम जाता है, तो हमारा ब्लड भी तो लिक्विड फॉर्म में है, हमारा ब्लड क्यों नहीं जमता है? तो दोस्तों यकृत एक हेपेरिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो दोस्तों जमता नहीं है। इसी से संबंधित दोस्तों आपके एक और हार्मोन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन दोस्तों क्या करता है? फाइब्रिनोजन दोस्तों एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर सपोज करो कि मेरे यहाँ पर एक कट लग जाए, फिंगर में हमारे कट लग जाए, है ना, अगर दोस्तों फिंगर में कट लग गया तो हमारी बॉडी का पूरा खून है वो यहाँ से फिर तो निकल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकलता है। यहाँ पर एक रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे ब्लड फ्लो होना बंद कर जाता है और हमारे शरीर से दोस्तों ब्लड बहना बंद कर जाता है, ब्लड नहीं बहता है। तो दोस्तों ये जो रक्त का थक्का बनता है, ये जो तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का बनता है। दोनों आपको याद रखना दोस्तों, हेपेरिन और फाइब्रिनोजन दोस्तों दोनों के दोनों आपके संबंधित हैं ब्लड से। हेपेरिन ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है और फाइब्रिनोजन दोस्तों रक्त का थक्का बनाता है। वैसे दोस्तों विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों क्या करता है? आपके परिवर्तित करता है। ठीक है। इसके अलावा लंबे समय तक शराब के सेवन से यकृत सिरोसिस, यकृत का एक रोग है, यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपके बताया कि मानव भ्रूण में मतलब शिशु के भ्रूण में RBC का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारे शरीर में कुछ RBC हमेशा बनती रहती हैं, हमेशा मरती रहती हैं। तो जो मृत RBC होती हैं उनको नष्ट करने का काम भी दोस्तों हमारा यकृत, हमारा लीवर ही करता है। ठीक है। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्त रस भोजन को कैसा बना देता है? दोस्तों देखो जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे भोजन से आमाशय में दोस्तों भोजन को क्या लगता है?
आमाशय में भोजन हमारा हो जाता है अम्लीय, क्योंकि आमाशय में आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है तो हमारा भोजन होता है अम्लीय। लेकिन पित्तरस की प्रकृति होती है क्षारीय, तो पित्तरस दोस्तों भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। पित्तरस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। ठीक है, तो पित्तरस भोजन को क्षारीय बना देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों हानिकारक जीवाणु को नष्ट भी करता है। जो भोजन के साथ जो दोस्तों आपके हानिकारक जीवाणु आते हैं उनको बहुत हद तक नष्ट भी करता है आपके पित्तरस। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हेपेटाइटिस ए बी सी, हेपेटाइटिस ए बी और सी दोस्तों रोग जब होता है तो उससे यकृत ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पूछ लिया जाए कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए किस अंग को, किस मानव अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को। ठीक है दोस्तों, जो यकृत हमारे यकृत से हमारे जो पित्तरस निकलता है, तो पित्तरस की दोस्तों रंग होता है पीला और हरे रंग का। ठीक है, गहरा पीला हरे रंग का रंग होता है दोस्तों। ये जैसे कि मैंने बताया, ये अपने आप में कैसा होता है, ये क्षारीय होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पीएच दोस्तों इसका 7.7 होता है। आप सबको पता है कि 7.0 से जितने भी ऊपर होंगे सबके सब कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। सबके सब दोस्तों आपके बेस प्रॉपर्टी के होंगे। दोस्तों वसाओं का एमल्सीकरण करता है यकृत। दोस्तों यकृत से जो पित्तरस निकलता है वो वसाओं का एमल्सीकरण करता है, वसाओं का एमल्सीकरण करता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं छोटी छोटी ग्रंथियां, बहिस्त्रावी ग्रंथियां, जहां से क्वेश्चन दोस्तों कभी भी नहीं पूछा जाता है। तो बहिस्त्रावी ग्रंथियां दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए, बहिस्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। स्वेद ग्रंथियां, मतलब जिनसे तो पसीना आता है, पूरे शरीर में त्वचा पर स्थित होती हैं, पूरे शरीर में त्वचा पर स्थित होती है, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा ये हमारे जो पैर के तलवे होते हैं, हमारे हाथ होते हैं, ये हाथ हैं, वहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रंथि होती है। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा सब कि आपकी फुल बॉडी पर कहीं पसीना नहीं रहता है, लेकिन आपके हाथ आपके पसीज जाते हैं, आपके हाथ पर पसीना आ जाता है, चिपचिपे हो जाते हैं, देखा ना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्टिव हमारे तलवे और हमारे हाथ की रहती हैं, हमारे तलवे और हमारे हथेली की जो दीपकाएं होती हैं, मतलब जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, वो दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्टिव आपकी रहती हैं। दोस्तों जल और लवण का संतुलन करती हैं हमारे शरीर में, शरीर को ठंडा भी बना रखती हैं। कभी कभी दोस्तों जरूरत पड़ने पर ये शरीर को ठंडा भी महसूस कराती हैं। ठीक है, परिवेश में तापमान से स्वतंत्र या अस्वतंत्र भी रह सकती हैं। जैसे अभी दोस्तों परिवेश है, अभी दोस्तों आपके गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी में जो पसीना आता है वो दोस्तों परिवेश से संबंधित है, परिवेश से संबंधित है। ये तो दोस्तों हो गया परिवेश से स्वतंत्र, कि परिवेश अगर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में भी पसीना आने लगेगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि दोस्तों परिवेश आपके होता है एकदम ठंडा, लेकिन हम कोई ऐसी दोस्तों चीज़ देख लेते हैं कि दोस्तों एकदम डरावनी चीज़ देख ली, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हमारे हाथ पैर फूल गए, हम डर गए। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी दोस्तों क्या होता है, हमारी श्वेत ग्रंथियां कार्य करती हैं। कभी कभी आपने देखा नहीं होगा कि बड़ी सर्दियों में भी डर के मारे किसी आदमी को पसीना हो जाता है, पसीना निकला था, तो वो दोस्तों तब भी दोस्तों आपको पसीना निकलता है। ठीक है, वो दोस्तों आपके इसलिए रहता है कि दुख में तो नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ देख ली अचानक से, सडनली से, तब दोस्तों श्वेत ग्रंथियां ऑटोमेटिक कार्य करती हैं, शरीर में पसीना आ जाता है भरी सर्दियों में भी, आपने देखा होगा। तो वो दोस्तों उस परिस्थिति में श्वेत ग्रंथियों का परिवेश से कोई भी लेना देना नहीं रहता। इसके अलावा दोस्तों श्वेत ग्रंथियां 20 लाख से लगभग 40 लाख रहती हैं, 20 लाख से लगभग 40 लाख श्वेत ग्रंथियां रहती हैं एक मनुष्य के शरीर पर। ये दोस्तों आपके ये त्वचा के स्किन के अंदर रहती है। अश्रु ग्रंथि दोस्तों, आपकी अश्रु ग्रंथि को दोस्तों हम लोग लैक्रिमल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसको दोस्तों हम लोग अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। लैक्रिमल ग्रंथि आंसू बनाती है। लाइसोजाइम, लैक्टोफ्रेन, बी लाइसिन इत्यादि संक्रमण से बचाव करते हैं। दोस्तों ये सब दोस्तों आपके क्या है, ये दोस्तों आंसू से दोस्तों आपके अगर हमारे आंसू नहीं निकलेंगे तो हमारी आंख जो ऐसे करके घूमती है वो दोस्तों नहीं घूमती है। आंसू हमारी आंख को दोस्तों क्या देता है, एक दोस्तों ग्रीसिंग का काम करता है। हमारी आंख दोस्तों अगर सूखी हो जाएगी तो हमारी आंख में संक्रमण होने का पूरा चांस है, एलर्जी होने का चांस है। आंसू निकलता है तो हमारी आंख गीली हो जाती है और हमारी आंख इधर उधर आसानी से बिना घर्षण करे घूम सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आंखों का जो रोग होता है उसको कहते हैं
डेक्रियोएडेनाइटिस, डेक्रियोएडेनाइटिस दोस्तों ये आपसे पूछ ले कि डेक्रियोएडेनाइटिस किसका विकार है, तो दोस्तों ये आँखों का विकार है, क्योंकि आँखों में दोस्तों सूजन हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग लार ग्रंथि। हम लोग दोस्तों बात करते हैं लार ग्रंथि। हम लोग दोस्तों बात करते हैं लार ग्रंथि। भोजन को चबाने और निगलने में मदद करती है। लार दोस्तों हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में जब वो खाना घूमता है, निवाला घूमता, तो हमारे मुंह से जो मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं उनसे लार निकलती है और वो भोजन को लार में लपेट देती हैं, जिससे भोजन चिकना हो जाता है और हमारे गले से आसानी से नीचे उतरने लगता है, उतर जाता है। तो जो दोस्तों जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है और यही लार का कार्य है कि ये दांतों को सड़ने से बचाता है। मुंह के रोगाणुओं को मारने के लिए एंटीबॉडी पाए जाते हैं। मुंह में दोस्तों हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए लार बहुत ज़्यादा अधिक कारगर है, क्योंकि लार में उन रोगाणुओं को मारने के लिए एंटीबॉडी भी दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं दुग्ध ग्रंथियाँ। हम दोस्तों बात करते हैं दुग्ध ग्रंथियाँ। दुग्ध ग्रंथियाँ ये दोस्तों क्या है, मादा स्तनधारियों में वक्ष भाग में स्थित रहती हैं। देखो स्तनधारी कौन है, मनुष्य भी है, मतलब मेल है फीमेल भी है, लेकिन मेल में दोस्तों स्तनों का विकास नहीं होता, क्योंकि दोस्तों मेल में जो आपकी दुग्ध ग्रंथि है वो एक्टिव नहीं होती, सक्रिय नहीं होती है। ये दोस्तों आपके मादा में सक्रिय होती है। तो मादा स्तनधारियों में वक्ष भाग मतलब दोस्तों ब्रेस्ट के भाग में स्थित रहती है। ठीक है, ये इसी से दोस्तों आपके दूध का स्रवण भी होता है, दूध का स्रावित भी होता है। संयोजी ऊतक वसा प्लस अन्य यूतकों से मिलकर दोस्तों आपकी दुग्ध ग्रंथि बनी होती है। अब देखो दोस्तों आपको बताऊं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों के दोनों आपके मादा हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन आपके पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन आपके पुरुष हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके मादा हार्मोन है और दोस्तों द्वारा निर्धारित होती है। दुग्ध ग्रंथि दोस्तों आपके प्रोजेस्टेरोन और आपके एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के द्वारा निर्धारित होती है और ये दोनों के दोनों हार्मोन दोस्तों आपके मादा हार्मोन है। अब दोस्तों यौवन के समय स्तनों का तेजी से विकास होता है। ये दोस्तों आपको आराम से पता होना चाहिए कि जब यौवन अवस्था शुरू होती है तभी दोस्तों किसी मादा में उसके स्तनों का विकास तीव्र गति से होता है। दोस्तों दूध के स्रवण के समय या बच्चे को स्तनपान कराते समय दुग्ध ग्रंथि बड़ी हो जाती है, लेकिन आपसे दूध का मतलब स्तनपान कराने के बाद मादा ग्रंथि सिकुड़ने लगती है। तो अब हम आते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो दोस्तों वन लाइनर फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए टाइलिन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों लार में पाया जाने वाला ये आपके एंजाइम है और दोस्तों ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। ये दोस्तों आपके ग्लूकोज को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को माल्टोज शर्करा में दोस्तों आपके बदलता है। लाइसोजाइम दोस्तों आपके भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। दोस्तों भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को पित्तरस भी नष्ट करता है, लेकिन लाइसोजाइम ज़्यादा मात्रा में नष्ट करता है। ठीक है, लाइसोजाइम अगर पूछ ले भोजन में साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है, तो आपके लाइसोजाइम आपको लगाना है। सबसे पहले लाइसोजाइम दोस्तों नष्ट करता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना किसका कार्य है, लाइसोजाइम का कार्य है। इसके अलावा दोस्तों आपके दो हार्मोन है, पेप्सिन और रेनिन दोस्तों आपके दूध का पाचन करता है, रक्तचाप को भी आपकी नियंत्रित करता है और दोस्तों दूध से दही में बदलने के लिए भी ये जिम्मेदार है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पेप्सिन का जो कार्य है वो दोस्तों प्रोटीन को पचाना। पेप्सिन का दोस्तों आपके कार्य है प्रोटीन को पचाना। ठीक है दोस्तों, पेप्सिन और जो रेनिन है वो दोस्तों आमाशय से निकलने वाले जठर रस में आपके पेप्सिन और रेनिन दोनों हार्मोन पाए जाते हैं। दोनों दोस्तों आपके एंजाइम आमाशय में से निकलने देखो दोस्तों आपसे पूछ ले जठर रस कहाँ से निकलता है, तो आपके आमाशय से निकलता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है, आपके पित्ताशय में स्टोर रहता है, आपके यकृत से निकलता है। तो जो आमाशय से दोस्तों आपके जो जठर रस निकलता है, उसी जठर रस में आपके पेप्सिन और रेनिन दोनों आपके एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन आपके दूध का पाचन करता है, पेप्सिन आपके प्रोटीन का पाचन करता है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं
कि उत्सर्जन के लिए सूंड ग्रंथि, उत्सर्जन के लिए दोस्तों सूंड ग्रंथि पाई जाती है हेमिकॉर्डेटा संघ में, हेमिकॉर्डेटा संघ में पाई जाती है उत्सर्जन के लिए सूंड नामक ग्रंथि। इसके अलावा दोस्तों शरीर का ताप नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस। ये तो आपसे कई बार पूछा गया। हाइपोथैलेमस दोस्तों बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसके अलावा दोस्तों पित्त रस सहायता करता है, पित्त रस मतलब पित्त आपके लवण सहायता करता है, पित्त लवण सहायता करता है वसा के पायसीकरण में, पित्त लवण सहायता करता है वसा के पायसीकरण में। ठीक है, शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त की दर, शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा मुक्त होगी इसका रेट रेगुलेट करता है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। पैनक्रियाज सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपके अग्नाशय ग्रंथि। शरीर में जो ऊर्जा जो मुक्त होगी उसकी दर, उसकी रेट को रेगुलेट करती है पैनक्रियाज। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, छोटी जो चीज़ बताई है ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपके लिए क्रीम लेके आता हूं, वही क्रीम जिस क्रीम से दोस्तों मैं भी शिक्षक बना हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में दोस्तों, लाइक करने में वीडियो को आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर दो और दोस्तों बेल आइकन भी आप दबा देना। इसके साथ ही दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो दोस्तों आपके मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां आप जाकर मेरे टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं मुझसे। आपको मात्र 200 रुपये में दोस्तों मैं आपको आपकी तैयारी इतनी अच्छी कर दूंगा कि ये समझ लो कि ना के बराबर चांस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन ना हो। दोस्तों गारंटेड तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं ऐसे दोस्तों मेरे 85 नंबर नहीं आए हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ इसके लिए, लेकिन जो भी पढ़ाई किया हूँ 2-2.5 महीने दोस्तों मैं सिलेक्टेड पढ़ाई किया हूँ, वही मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। हजार रुपए का लोग बैच लिए हैं, 160 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उसमें से 80 से ज़्यादा लोग हजार रुपए का बैच लिए हैं। अब दोस्तों बैच से पढ़कर छोड़कर मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है। मैं दोस्तों मात्र 200 रुपये में जो आपको सुविधाएं दे रहा हूँ वो आपको कोई 1000 रुपये में भी नहीं दे रहा है। 1000 रुपये में दोस्तों आपको कोई भी सिलेक्टेड बंदा नहीं पढ़ा रहा, मैं सिलेक्टेड बंदा हूँ। मात्र 200 रुपये में आपको मैं दोस्तों क्विज भी कराऊंगा खुद से बनाकर, मॉक टेस्ट भी खुद से बना के कराऊंगा, उसका रोज तो मैं लाइव आकर आपका अनाउंसमेंट करूंगा रिजल्ट का। उसके अलावा दोस्तों आपको मैं खुद के नोट्स भी दे रहा हूं मात्र 200 रुपये में दोस्तों। 94 10 48 10 86 नंबर पे दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 94 10 48 10 86 नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो दोस्तों आप मुझे इस वीडियो की लिंक में, इस वीडियो दोस्तों कमेंट में जाकर लिंक आपको सबसे ऊपर पिन मिल जाएगी, वहां आप जाकर दोस्तों डायरेक्ट जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों, वहां आप जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों एक्राइन ग्रंथि दोस्तों पसीना उत्पन्न करती है। ये दोस्तों आपकी एक श्वेत ग्रंथि का प्रकार है एक्राइन ग्रंथि। ऐसी दोस्तों जो आपकी जो लैक्रिमल ग्रंथि थी वो दोस्तों आंखों में पाई जाती है और वो उसको दोस्तों अश्रु ग्रंथि कहते हैं। इंसुलिन बेंटिंग एंड बेस्ट ने दोस्तों 1921 में दोस्तों मोपला विद्रोह के समय इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने, ठीक है। एपिनेफ्रीन दोस्तों हृदय की धड़कन को पुनः चालू कर देता। दोस्तों कभी कभी देखा होगा कि आपकी किसी इंसान की धड़कन एकाएक रुक जाती है, जैसे कोई एकदम सडनली से कोई एक ऐसी चीज़ देख ली, एकदम दोस्तों दिल की धड़कन रुक गई, तो उस दिल की धड़कन को दोबारा से पुनः रीस्टार्ट करने में एपिनेफ्रीन नामक आपको जो हार्मोन होता है वो कार्य करता है। अब दोस्तों थायरोक्सिन और एड्रीनेलिन ये हार्मोन क्या करते हैं दोस्तों, एड्रीनेलिन हार्मोन को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ओडो और लड़ो हार्मोन, ठीक है। और दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो दोस्तों स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। और दोस्तों हमारी जो किडनी होती है, हमारे जो गुर्दे होते हैं उनको दोस्तों हम लोग वृक्क कहते हैं। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। और दोस्तों आपकी ये पूरी वीडियो खत्म हो जाती है। आपकी मानव ग्रंथियां, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज बेसिकली मैं जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, आज है होली का दिन, लेकिन ये वीडियो मैं आज अपलोड ना करके दोस्तों आज आप सारे लोग होली बनाइए,
और ये वीडियो दोस्तों मैं आपके 2 दिन बाद अपलोड करूँगा। तब तो दोस्तों सब लोग आराम से होली मनाइए। कोई और दोस्तों आपका एग्जाम में बहुत टाइम है, मैं आपका सारा कोर्स करवा दूंगा बढ़िया करके। दोस्तों मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक जेन्युइन क्वेश्चन कर पाऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो TRE 4 में अपनी तरह दोस्तों मैं आपको भी, TRE 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, TRE 4 में दोस्तों आपको भी मैं एक प्राइमरी टीचर जरूर बना के छोड़ूंगा। तो दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।